नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स में, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनका कॉज और इनके इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अडॉप्शन देख रहे हैं, वो भी इंडिया में, और बहुत ही तेजी की गति से, बहुत ही तेज गति से ये ग्रो कर रहा है, स्पेशली हेल्थ केयर में जहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमें। इसके अलावा चाइना में स्टॉक मार्केट्स को ये निर्देश किया गया है कि स्टॉक मार्केट्स में अब एक्सचेंज फॉरेन फंड का डेटा नहीं पब्लिश करेंगे। इससे क्या इफेक्ट होगा हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूएस इकोनॉमी के स्लो होने पर इंडिया पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये कहना है गीता गोपीनाथन जी का। इस पे आगे चर्चा करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक की बाइक प्राइसिंग की वजह से डिबेट आउट हो गया है पूरी इंडस्ट्री में, और ओला के शेयर प्राइस को भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया है लिस्टिंग के बाद। टाटा का 6,000 करोड़ का आईफोन का प्लांट इज रेडी नाउ फॉर ऑपरेशंस इन नवंबर। तो टाटा यहाँ पे अब शुरू करेगा असेंबली ऑफ आईफोन्स। एंड फिर बात करेंगे आखिर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हमारे सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। यहाँ पे अबाउट 8 आउट ऑफ 10 फार्मा एंड लाइफ साइंसेस कंपनीज हैव अडॉप्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन स्मॉल स्केल पर ही सही, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया गया है बाय 8 आउट ऑफ 10 फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेस कंपनी। तो यहाँ पे एआई यूज कहाँ पर हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ फंक्शनल प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो इससे ड्रग डिस्कवरी कॉस्ट कम हो सकती है, फास्टर टाइम टू मार्केट, क्लिनिकल सक्सेस इंक्रीज हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं पेशेंट की जर्नी, मिस डायग्नोसिस को कम कर सकते हैं, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट को भी ये ओवरऑल इनेबल कर सकते हैं। तो चैलेंजेस हैं जैसे कि कोई स्पेशलाइज टैलेंट नहीं है इसको, इससे रिलेटेड इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन है, यस, बिकॉज इट इज कैपिटल इंटेंसिव मैं कहूँगा। तो बजट्स अभी नहीं अलॉटेड है पूरी तरीके से, डेटा कॉम्प्लेक्सिटीज भी है, स्केलिंग इश्यूज भी हैं। तो अगर एआई को एक्सपैंड करना है हेल्थ केयर सेक्टर में, फर्म्स को चाहिए कि फाउंडेशनल एलिमेंट्स हो इनके पास, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स हो, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो, स्केलेबिलिटी हो, मतलब वो आइडिया को स्केल किया जा सके अक्रॉस द कंट्री, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सही। ये सर्वे था जिसमें 75 हेल्थ केयर फर्म्स को लिया गया था, जिसमें एंड इन सबका ओपिनियन ये आता है ओवरऑल। तो अगर आप इंडियन हेल्थ केयर का स्टेट देखें इस वक्त, तो 22.5% CAGR है इंडियन हेल्थ केयर का बिटवीन 2016 एंड 22। $650 बिलियन ये एक्सपेक्टेड साइज है इंडियन हेल्थ केयर का बाय 2025। 54.8% ये शेयर है आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर का इन टोटल हेल्थ, एंड 40.6% CAGR है एआई का हेल्थ केयर में फ्रॉम 2020 से 2025। तो 40.6% का CAGR आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का लुक्रेटिव रिटर्न यहाँ ऑफर कर रहा है ये। $1.6 बिलियन का साइज है एआई का हेल्थ केयर में बाय 2025, ये टोटल एस्टिमेट्स है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हमें लुक्रेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, CAGR देखने को मिल रहे हैं। एआई को अगर आप इंक्लूड करें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी आनी चाहिए और यहाँ से और बेटर डेवलपमेंट भी आना चाहिए। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना के स्टॉक मार्केट्स को कहा गया है कि आप फॉरेन फंड का फ्लो डेटा नहीं पब्लिश करोगे ही नहीं, अब लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। अब हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ। ये जो फॉरेन फ्लो है, फॉरेन फ्लो क्या है बेसिकली, अगर आप फॉरेन फ्लो की बात करें यहाँ पे, तो हमारे यहाँ इंडिया की अगर बात करूं मैं, सिर्फ इंडिया में हम लोग डेली शाम को चेक करते हैं FII और DII का डेटा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII होता है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये DII होता है। तो मैं बता दूं, शेयर मार्केट में जितने भी म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं उनको हम लोग DII बुलाते हैं, डोमेस्टिक, और जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में पैसा लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब इंडिया में ये डेटा रोज रिलीज होता है। ये एक इंडिकेटर है जिसमें हम जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त, इंडियन इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। तो चाइना यहाँ पे अपना पहला ईयरली
आउटफ्लो देख सकता है इस साल। आउटफ्लो मतलब जो फॉरेनर्स हैं एफआईआईज वो चाइना से पैसा बाहर निकाल रहे हैं नेट। तो ओवरऑल अगर आप देखें 2024 में तो चाइना में सिर्फ सेलिंग हुई है। एंड अगर ऐसा हुआ कि इस बार डेटा नेगेटिव आया और सही में फॉरेन फंड्स ने चाइना में ओवरऑल सिर्फ सेल किया है, बाय नहीं किया है नेट, तो इन्वेस्टर्स को ये बात पता नहीं चलने वाली अब। यस, क्योंकि चाइना जो चाइनीज गवर्नमेंट है दे डोंट वांट कि इन्वेस्टर्स को ये चीज पता लगे कि फॉरेनर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, फॉरेन फंड्स क्या कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली कोइंसिडेंटली अगर आप देखें तो ये इसी टाइम हुआ जब फॉरेनर्स सेलिंग कर रहे थे चाइनीज मार्केट में। तो जो कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है ये स्टॉप कर देगा रिलीजिंग डेली डेटा एंड ओवरसीज फंड फ्लोज स्टार्टिंग मंडे। तो ये की सेंटिमेंट इंडिकेटर था $8.3 ट्रिलियन के मार्केट को ट्रैक करने के लिए। तो चेंज आया है। फर्स्ट उसने हिंट किया है, अप्रैल से ही लोगों को हिंट हो गया था वैसे कि हाँ इस तरीके का जो है फॉरेन फंड्स विड्रॉल कर रहे हैं और इस साल ओवरऑल हम नेगेटिव ही रहने वाले हैं। अगर ईयर टू डेट टैली देखें तो नेगेटिव ही है, फॉरेन फंड्स लगातार सेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी हम देखते हैं कि यूजुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडिया में पैसा लगाते हैं तो हमें बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है, मार्केट में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट्स आती हैं। तो बीजिंग ने स्टॉप कर दिया है क्योंकि डेटा अच्छा नहीं है। तो डेटा अच्छा नहीं है, इट्स लाइक अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप रिजल्ट ही रुकवा दो। तो ये कुछ इस तरीके का मूव है यहाँ पे। एंड डेटा अच्छा नहीं है, वॉलेटाइल भी है। तो मार्केट में क्योंकि बहुत ज्यादा बेरिश सेंटिमेंट है चाइना में, अगर आप देखें चाइना में भारी नुकसान हुआ है लोगों को स्टॉक मार्केट में। तो चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरीके से इस चीज को हमें रोकना है, इस सेंटिमेंट को रोकना है अभी। तो उसके लिए इन्होंने ये स्टेप्स लिए। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे अब मैं बता दूं। देखिए इन्वेस्टर्स यहाँ पे रिलाई करेंगे दूसरे डेटा पे। सेंट्रल बैंक का क्वार्टरली रिपोर्ट आता है फाइनेंशियल एसेट्स पे हेल्ड बाय ओवरसीज एंटिटीज। ये इस डेटा को देखेंगे इंडिकेशन के लिए कि इस क्वार्टर हमारे एफआईआईज ने ओवरऑल बाय किया है हमारे स्टॉक मार्केट में या सेल किया है। तो दोज आर सब्जेक्ट टू अ लैग एंड मेजर द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटीज हेल्ड बाय फॉरेनर्स थ्रू ब्रॉडर चैनल देन फ्लोज। तो जब ये नया रूल आ जाएगा तो अब सिर्फ ओवरऑल आपको टोटल टर्नओवर और नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें ट्रेड किए गए वो दिखेंगे वाया हांगकांग लिंक्स एंड टर्नओवर ऑफ 10 मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज। ये तो यूजुअल बहुत ही जो नॉर्मल डेटा होता है सिर्फ ये दिखेगा। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। स्लोइंग यूएस इकोनॉमी की यहाँ बात हो रही है क्योंकि यूएस में रिसेशन की चर्चा हर कुछ महीने पे होने लग जाती है। तो इससे इंडियन इन्वेस्टर्स भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो क्या उन्हें परेशान होना चाहिए? अब देखिए गीता गोपीनाथन जी जो यहाँ पर अभी इंडिया में है, आईएमएफ की ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इस वक्त, फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथन। उनका कहना है कि यहाँ पर रिसेशन सबसे पहले तो इंडिया को अफेक्ट नहीं करने वाला, मेजरली कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमें कंडक्ट करना चाहिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ पीएलआई स्कीम। सबसे पहले तो इन्होंने पीएलआई स्कीम पर बात करी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। क्या है ये? बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट यहाँ इंसेंटिव्स देती है उन कंपनीज को जो इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं। जैसे इस वक्त आप देखिए इंडिया में आईफोन्स की असेंबली हो रही है तो काफी इंसेंटिव दिया जा रहा है उन्हें। सेमीकंडक्टर की आपको अगर कंपनी सेटअप करनी है, प्लांट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज सेटअप करनी है, आपको यहाँ पे पीएलआई स्कीम में बेनिफिट दिया जाता है। तो गीता गोपीनाथन जी का कहना है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए इसका कितना कॉस्ट लग रहा है हमें और कितना बेनिफिट हम इससे ले पा रहे हैं, ताकि ये एक टेम्पररी मेजर रहे। कहना है कि ये इट इज स्टिल अ बिट अर्ली टू असेस हाउ द स्कीम वॉज वर्किंग। अभी जो स्कीम है इसके बारे में बोला बहुत जल्दीबाजी होगी कुछ भी कि ये बहुत बढ़िया है या खराब है या इसका कुछ इफेक्ट है भी या नहीं है। तो इस तरीके की इंसेंटिव्स ऐसी चीज है जो काफी सारी कंट्री कर रही है, अपने कंपनीज को दे रही हैं। और इनका एडवाइस ये सारे गवर्नमेंट को कि ये इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करें, ताकि आप फिस्कल कॉस्ट के टर्म्स में देखें कि क्या कुछ डिफरेंस हो रहा है गवर्नमेंट की मदद करने से या नहीं हो रहा है, और स्टिल हम लोग पैसे दिए जा रहे हैं इन कंपनीज को। उनका ये भी कहना है कि हमें इंश्योर करना चाहिए यहाँ पर दैट ये जो स्कीम्स हैं ये टेम्पररी हैं एंड दे डोंट कंटिन्यू ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। सेंटर ने अनाउंस किया पीएलआई स्कीम इन 3 phases इन 2020 एंड 21 कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें 14 सेक्टर्स के लिए, जैसे कि
फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये सारे सेक्टर है जिसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पीएलआई स्कीम एंड गवर्नमेंट इन पे फोकस करना चाहती है, कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इंक्रीज हो इंडिजिनसली, तो इसीलिए ये लाया गया ओवरऑल। अब इन्होंने बात की यूएस रिसेशन की, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो यूएस में कुछ रिसेशन ऐसा एक्सपेक्ट कर नहीं रही है अंडर इट्स बेसलाइन प्रोजेक्शंस, एंड ये एक्सपेक्ट करिए कि इकोनॉमी स्लो होगा, ठीक है। इन्होंने 2.6% का इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस में प्रोजेक्ट किया है एंड ये 1.9% तक आ सकता है, लेकिन रिसेशन उनका कहना है नहीं। तो उनका कहना है कि ओवरऑल स्लो डाउन होगा, ठीक है, तो इससे इंडिया को कुछ ज्यादा फर्क वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वी सी दैट यूएस इकोनॉमी इज स्लोइंग बट आई डोंट थिंक इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ेगा, ये इनका कहना है। एंड ये ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व पहले ही बोल चुका है, तो बहुत ही ऑब्वियस इन्होंने बातें बोली हैं, कुछ ऐसा नहीं बोला है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक डिफरेंट ओपिनियन या परसेप्शन देता हो हमें। इनका कहना है कि वी सी साइंस ऑफ लेबर मार्केट सॉफ्टनिंग, तो वी शुड एक्सपेक्ट टू सी अ स्लोअर ग्रोथ। एंड इनका ये कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट था यूएस इकोनॉमी के लिए कि कूल डाउन हो, ताकि फेडरल रिजर्व रेट्स को नॉर्मलाइज करने का प्रोसेस शुरू कर सके। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की और इसके प्राइसिंग की वजह से ना अक्रॉस इंडस्ट्री डिबेट शुरू हो गई है। तो ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि कंपनी पूरे अक्रॉस इंडस्ट्री यहाँ डिबेट हो रही है। अभी इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इन्होंने लॉन्च की बेंगलुरु में, काफ़ी बड़ा इन्होंने फंक्शन यहाँ पे रखा था एंड काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी मिला। उनका ये कहना है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पे जो लो प्राइस, ठीक है, इन्होंने क्लेम किया है कि ऑफर करेंगे, इसकी वजह से मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। यस, पूरा ईवी मार्केट डिसरप्ट हो सकता है अगर इन्होंने इस प्राइस पर इन बाइक्स को लॉन्च कर दिया तो। ओला ने अनवील किया है रोडस्टर सीरीज ई बाइक विद स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 75,000। ये प्राइस अंडरकट करता है प्रीवियस लोएस्ट प्राइसिंग को इस कैटेगरी में जो 1,10,000 था। तो सेम कैटेगरी में बाइक पहले 1,10,000 की थी सबसे सस्ती, अब सबसे सस्ती है 75,000 की। तो इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से इंडस्ट्री में अब डिबेट शुरू हो चुका है। बहुत सारे इनसाइडर्स देख रहे हैं कि ओला का जो अप्रोच है ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है और ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। मतलब इन्होंने मार्केटिंग के लिए बोल दिया कि हम 75,000 में इस गाड़ी को ला रहे हैं, जब लॉन्च करेंगे तो लोगों को लग रहा है कि ये फिर 1,10,000 1,20,000 ही बोल देंगे। तो सिर्फ मार्केटिंग के लिए, लोगों के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टंट इन्होंने अपनाया है। तो एक मार्केट ल्योरिंग स्टेटमेंट है एट दिस पॉइंट। रियल टेस्ट तब देखा जाएगा जब ये बिल्ड करेंगे और डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को, ये कहना है कबीरा मोबिलिटी के फाउंडर को, जो गोवा बेस्ड मोटर बाइक मेकर है। एंड यहाँ पे इनका कहना है कि नंबर्स तो एडअप हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो बैटरी पैक है और ड्राइव ट्रेन है यही 70% होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो सिर्फ दो चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप देखें 70% इसकी कॉस्ट होती है। तो हाई क्वालिटी बैटरी पैक का कॉस्ट होता है करीब 14,000 पर किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर तो आप नहीं यूज करते हैं। तो अगर 4.5 किलोवाट आवर बैटरी आप यूज करेंगे तो 63,000 सिर्फ इसी का खर्चा है बेसिकली। तो 1,00,000 के ऊपर जाना इज कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल। अगर आप सस्ते दाम पर बिना ज़्यादा पैसा कमाए मार्जिन चार्ज किए अगर कस्टमर्स को बेचेंगे तो यहाँ 1,00,000 से ऊपर का कॉस्ट बैठेगा ही बैठेगा आपको कस्टमर्स के लिए। लेवरेजिंग एक्सपीरियंस, अब कोई फर्स्ट टाइम नहीं है जब ओला यहाँ पे लेवरेजिंग कर रहा है प्राइस की टू इट्स एडवांटेज इन अ हाईली प्राइस सेंसिटिव ऑटोमोबाइल मार्केट। यस, इंडिया में जो ऑटोमोबाइल मार्केट है ईवीज में भी बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। इंडियन लोगों को ईवी यही बोल के बेचा जा रहा है कि आप देखो पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और कितनी है हमारी इंटरनल कंबशन इंजन की पेट्रोल और डीजल की। तो ऑफ कोर्स अगर आप गाड़ी की कॉस्ट को कम कर दोगे तो ईवी में क्या है, फिर चलाने का कॉस्ट तो है ही नहीं ज्यादा। जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं उसका ही कॉस्ट अगर 30% कम हो गया तो पर किलोमीटर का कॉस्ट ओवर अ लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। तो लास्ट ईयर कंपनी ने लॉन्च की थी एंट्री लेवल ई स्कूटर द 6। एक इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा था इन्होंने कितना, 79,999, और इन्होंने काफी इंटेंसिफाई कर दिया था एंड चैलेंज किया था कन्वेंशनल इंजन काउंटर पार्ट्स को। तो यहाँ पे प्राइस पैरिटी देखने को मिली हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, और आइस
इक्विवेलेंस में, आइस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इंटरनल कंबशन इंजन को, जो टिपिकली 80,000 की प्राइस रेंज में आते थे। तो देखिए ऑफकोर्स आप अगर देख रहे हैं पल्सर से लेके जितनी भी दूसरी बाइक्स है अभी मार्केट में, वो अराउंड 80,000 के रेंज में काफ़ी सारी बाइक्स आ जाती है, 80,000 टू 1 लाख, राइट। तो अगर आप ईवी भी बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने ईवी बोला नहीं इससे बहुत पावरफुल है लेकिन वो बिकेगी 2 लाख की, नहीं, ये नहीं कर सकते हो। आपको इस या तो अपर बैंड के आसपास रखना होगा और लोअर बैंड के आसपास है प्राइस, तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से अगर आपको compete करना है तो ओवरऑल आपको देखना होगा कि आप प्राइस में compete कर पा रहे हो या नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस इंडियन लोग नहीं देखने वाले। तो यहाँ पे 1 लाख की जो रेंज है अपर बैंड, यहाँ पे ईवीज काफी सारे अपने बाइक्स लॉन्च कर रहे थे, स्कूटीज तो हमें 1 लाख से कम में दिख जाती हैं, बट बाइक्स हमें इनिशियली यहाँ देखने को मिली। तो ओला ने प्राइस किया है 2 किलोवाट आवर बैटरी को एट 79,999 फॉर द फर्स्ट वीक, और फिर प्राइस इट विल बी लेटर रेज टू 90,000। तो यहाँ पे करीब 200 प्लेयर्स हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में, और करीब जो 40 हैं इस ई मोटर बाइक सेगमेंट में जो बाइक्स भी बनाते हैं। एंड इसमें से सिर्फ कुछ ही है जो ई मोटर बाइक्स पे फोकस करते हैं सोलली, जैसे रिवोल्ट है, इसमें करीब 4,893 यूनिट्स बेच चुका है एज ऑफ अगस्त 15 अकॉर्डिंग टू वाहन डेटा। एंड ओला की जो एंट्री होगी इससे एक्सपैंड हो जाएगा ये ऑल ओवर द ई मोटरसाइकिल मार्केट। तो ओला बहुत स्टिफ कंपटीशन देने वाला है अपने कंपटीटर्स को, एंड हो सकता है काफी दुकानें बंद भी हो जाए। यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग देखें ओला के रोडस्टर की, तो ये प्रेडेटरी स्ट्रैटेजी है। प्रेडेटरी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप 100 रुपए का सामान है ना, आप 1 साल तक उसे बेचिए 20 रुपए में, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और फिर आप उसे 100 रुपए पे ले आइए। तो ये सस्टेनेबल नहीं होती क्योंकि आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते, लेकिन आप मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, इट इज फोकस ऑन कैप्चरिंग मार्केट शेयर बिफोर द कन्वेंशनल प्लेयर्स सच एज रॉयल एनफील्ड एंटर द ई मोटरसाइकिल मार्केट इन 2025। तो कंपटीशन क्योंकि बहुत स्टिफ है, तो हो सकता है ओला इस तरीके की स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अपनाए। अब बात करते हैं टाटा के 6,000 करोड़ के प्लांट की। यस, यूएस बेस्ड टेक मेजर एप्पल इनकॉर्पोरेशन अभी 4th आईफोन असेंबली प्लांट यहाँ पे मिलने वाला आईफोन को, और यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक इसका की पार्टनर है, और ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा नवंबर में। सोर्सेज का कहना है प्रीवी टू द डेवलपमेंट। जो फैक्ट्री है तमिलनाडु की होसूर में, ये सेकंड आईफोन असेंबली प्लांट होगा फॉर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलोइंग इट्स एक्विजिशन ऑफ ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। विंस्टन यूनिट, यहाँ पे विंस्टन यूनिट था जिसे एक्वायर किया था टाटा ने, और सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशंस हैं वो फुल स्विंग में चल रही है कि आईफोन्स को यहाँ से लॉन्च किया जाए फ्रॉम 250 एकड़ प्लांट। और यहाँ पे कंपोनेंट्स यूनिट है जिसे सेटअप किया गया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा 3 साल पहले। तो टाटा's manufacture enclosures for Apple's iPhone at this plant, and enclosures produced here are used for some iPhone models assembled in India and few being exported to China. तो ओवरऑल जो enclosures यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगे, यहाँ पे इंडिया में भी यूज होंगे एंड ये चाइना में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो चाइना को भी यहाँ एक्सपोर्ट करते हुए आप देख सकते हैं, और हो सकता है ये आगे जाके एक्सपैंड हो दूसरी कंट्रीज में भी जाए। तो ओवरऑल टाटा यहाँ पे 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है इस प्लांट में, एंड इन्होंने सिमिलर अमाउंट पंप किया है कंपोनेंट फैक्ट्री में। इसी लोकेशन पर एक कंपोनेंट फैक्ट्री है उसमें भी। तो यहाँ पे अगर आप कंबाइंड फैसिलिटीज देखें सोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो 50,000 ब्लू कॉलर वर्कर्स को नौकरी मिलेगी। यस, एंड दे विल बी मोस्टली वुमेन। एंड आईफोन असेंबली प्लांट अलोन ऐड करेगा 35 से 40,000 एम्प्लॉइज, मेकिंग इट एप्पल्स लार्जेस्ट इन इंडिया, सेकेंड ओनली टू फॉक्सकॉन्स तमिलनाडु फैसिलिटी। तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, एंड विल नो दैट ऑफकोर्स अगर इतने लोगों को किसी जगह में एम्प्लॉयमेंट मिले और वो एक ही जगह पे रहे एक सिटी में, तो उस सिटी का पर कैपिटा इनकम मैनी फोल्ड जंप हो जाता है। वहाँ पे फिर आपको नए शोरूम्स दिखेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिखेंगे और शॉपिंग मॉल्स भी दिखने लगेंगे, क्योंकि इन लोगों की सैलरी भी अच्छी होगी, राइट। स्कूल्स बढ़िया खुल जाएंगे। तो इसी तरीके से अपने आप एंसिलरी एक्टिविटीज बहुत सारी क्रिएट होती है और इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो करती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 70,000 लोगों को जो जॉब मिल रही है वो फायदा है, नहीं, ये लोग जहां पर भी रहेंगे आसपास ही रहेंगे प्लांट के, उस एरिया में अब बहुत बढ़िया स्कूल्स खुलेंगे, क्योंकि इनके पास पैसों की ज्यादा कमी नहीं होने वाली, डिसेंट इनको इनकम मिलने वाला है। तो कंजम्पशन ओवरऑल लोकल कंजम्पशन तो बहुत बढ़िया होगा और लोकल इकोनॉमी बहुत बढ़िया ग्रो करेगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की।
ऑर्डर्स कई सारे हैं और एग्जीक्यूशन भी रेडी है फॉर टेक ऑफ। तो नॉट विथ स्टैंडिंग 55% राइज इन द स्टॉक ऑफ HAL, लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड डिफेंस कंपनी है ये, ब्रोकर्स बिलीव करते हैं कि अभी भी स्टॉक में अच्छा खासा एमओ बचा है, मतलब अभी भी काफी दम है HAL के स्टॉक में एंड काफी ऑप्टिमिस्टिक है ये आउटलुक के लिए। इनका कहना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स है वो अंडरपिन है बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक है, मतलब कई सारे ऑर्डर्स हैं आगे के लिए, कई साल तक के लिए जो इन्हें कंप्लीट करने हैं। मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया और एग्जीक्यूशन भी बढ़िया है। तो काफी सारे ब्रोकर्स ने अपग्रेड कर दिया इनके अर्निंग फोरकास्ट को। डिफेंस जायंट ने रिपोर्ट किया है 4,348 करोड़ का रेवेन्यू, जहां 11% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नजर आया और जो प्रोजेक्शंस हैं उससे ये अलाइन कर रहे हैं। जो ग्रोथ था ये मैन्युफैक्चरिंग से ड्रिवन था, यहाँ पे रिपेयर और ओवरहॉल सेगमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ने पीछे छोड़ दिया है। कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY25, यस, एंड टाइमली डिलीवर किया जाएगा हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसे हम कहते हैं तेजस। तो स्टेटस LCA तेजस MK1A डिलीवरीज काफी क्रिटिकल है, गवर्नमेंट चाहती है कि बिल्कुल टाइम पे डिलीवर हो, और सप्लाई चेन इश्यूज थे GE एरोस्पेस के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस जो US की कंपनी है, जिसकी वजह से डिले हमें देखने को मिला। और F404 इंजन जो हम तेजस में लगाते हैं वो हम US से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे डिलेज आए। तो ओवरऑल GE ने कहा था कि उनका एम है कि वो 16 इंजन डिलीवर करेंगे एनुअली स्टार्टिंग इन 2022-23, लेकिन अभी तक कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ है और इसकी वजह से HAL का जो LCA MK1A की डिलीवरीज है अब जो पहले इन्होंने प्रेडिक्ट की थी उसके हिसाब से नहीं हो पाएंगी। तो इनका कहना है कि 14 से अब सिर्फ 10 एयरक्राफ्ट ही एक्सपेक्ट करें डिलीवर होंगे FY25 में। लेकिन इतने सेटबैक्स के बावजूद ब्रोकर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बाय रेटिंग रखनी चाहिए इस स्टॉक पर, और इन्होंने हाईलाइट किया है परफॉर्मेंस अप्रैल से जून क्वार्टर में जिसने एक्सीड किए हैं एक्सपेक्टेशंस। तो एनालिस्ट उमेश राउत एंड तनय रसल ऑफ ब्रोकरेज डू नॉट सी फोर्सी एन अपवर्ड रिविजन। कुछ एनालिस्ट नहीं देख रहे हैं कोई अपवर्ड रिविजन क्योंकि रेवेन्यू कंसर्न्स हैं। इनका ये मानना है कि क्या पता जी जो US की कंपनी है जो हमें इंजन देती है, क्या पता वो और डिले कर दे। यस, इट्स पॉसिबल, राइट। जेफरीज रिसर्च ने भी मेंटेन किया है बाय रेटिंग। इन्होंने असर्ट किया है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, कॉन्फिडेंस है इन्हें डबल डिजिट ग्रोथ का ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, डबल डिजिट ग्रोथ आना ही आना है। और ब्रोकरेज एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्जिन वॉलिटिलिटी इंप्रूव करेगी इन द लैटर हाफ ऑफ ईयर ड्यू टू इंक्रीज रेवेन्यूज। तो ओवरऑल बैकलॉग है कितना, 94,000 करोड़ का, 94,000 करोड़ का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा है एंड इसे एग्जीक्यूट करना है इन्हें, दैट्स इट। जो ऑर्डर पाइपलाइन है बहुत प्रॉमिसिंग है, प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स है एडिशनल 97 LCA MK1A के, एंड काफी बढ़िया आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है डिफेंस पे व्हेन इट कम्स टू फाइटर जेट्स, फिर उनका मेंटेनेंस। तो काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से एंड इसके स्टॉक प्राइस से भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट, तो अर्निंग की एक्सपेक्टेशंस है। सो वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट कि आगे कैसा फेयर करता है। हर क्वार्टरली रिजल्ट्स वी विल ट्राई टू एनालाइज HAL और इसके परफॉर्मेंस को, एंड देन वी विल बी एबल टू टेक अ बेटर लुक। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।